सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। फैज़ा बाजी की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती इनके बहुत लंबे घने और चमकीले खूबसूरत बाल थे। वो अक्सर तकरीबात में अपने घुटनों तक लंबे बाल खुले रखा करती थी। खुशबू की दीवानी थी तो ज्यादा वक्त खुशबू में ही बसी होती थी। ये वाकया उनके शादी के बाद का है। एक दिन का जिक्र है कि वो अपने खुले लंबे बालों के साथ एक शादी की तकरीब में शरीक थी। तकरीब में सबसे मिलकर वो दुल्हन से मिलने गई। दुल्हन पर किसी गैर मरई मखलूक का कब्जा था और क्योंकि आज इसकी शादी थी तो इस मखलूक को इसे छोड़ना था, तो यही पर वो फैज़ा बाजी से ज्यादा मुतासिर हो गया और ये बात एक आमिल ने बाद में बताई थी। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। फैज़ा बाजी दुल्हन से मिलने गई तो दुल्हन ने अपने सुर्ख सुर्ख आंखों से फैज़ा बाजी को देखा और इन्हें झटका सा लगा। दुल्हन को गिफ्ट देकर और उसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वापस आई तो वो बिल्कुल पतली हुई फैज़ा बाजी थी, बिल्कुल सुर्ख सुर्ख आंखों वाली। शादी की बाकी तकरीब में इन्होंने बड़ी खामोशी और बड़े खोए हुए अंदाज में शिरकत की थी। फैज़ा बाजी की इस बदले हुए सूरत हाल के हवाले से पहला धमाका उस वक्त हुआ जब तकरीब से वापसी पर इन्होंने लिबास तब्दील करते ही अपने शौहर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया था। तू यहाँ क्या करने आया है? तुझे दिखता नहीं मुझे अभी कपड़े बदलना है, बाहर निकल जा इस कमरे से। और जब शौहर ने इनको हैरत से देखा तो इन्होंने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शौहर को घूरा था और इनकी आवाज मर्दाना हो गई थी। इस तरह क्या देख रहा है? कहा ना कमरे से बाहर निकल जा। फैज़ा बाजी ने बड़े ही जलाली लहजे में कहा था। फैज़ा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मुझे इस कमरे से बाहर निकाल रही हो? और ये तुम्हारे आवाज को क्या हो गया है? फैज़ा बाजी की शौहर अरशद ने डरते हुए पूछा था। कौन फैज़ा? मैं शम्स हूँ और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो आइंदा कभी भी इस कमरे का रुख मत करना। फैज़ा बाजी ने और भी ज्यादा जलाली आवाज में कहा था तो इनके शौहर जो पहले से ही इनकी आवाज और अंदाज से डरे हुए थे वो बाहर की तरफ चले गए और अपने अम्मा के कमरे में जा पहुंचे। वहां जाकर सारा वाकया बयां कर दिया था। अरशद की अम्मी ने जब अपने बेटे को डरा हुआ देखा तो खौफ से उनका चेहरा मस्क हो गया था और फिर बेटी के मुंह से तमाम वाकया सुनकर तो इनकी हालत खराब हो गई। बहू को कितनी बार तो मना किया था कि इतने लंबे बाल हैं, इनको बांध कर रखा करो, मगर मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं थी। फैज़ा बाजी की सास बहुत खौफजदा हो गई थी। अम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं, चलकर पहले फैज़ा की हालत एक बार देख तो लीजिए। हाँ चलो देखते हैं। ये कहकर वो दोनों फैज़ा बाजी के कमरे के जानिब बढ़ गए और फिर जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे तो इन्होंने देखा कि फैज़ा अपने लंबे बालों को खुला छोड़कर बेड पर बैठे इन पर बड़ी नरमी से अपना हाथ फेर रही थी। वो इन दोनों को देखते ही गुस्से से उनको घूरने लगी और इनकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। फैज़ा बाजी ने मर्दाना आवाज में चीखते हुए उन दोनों से कहा, तू फिर आ गया? लगता है तुझे अपनी जान अजीज नहीं और अब तो अपने अम्मी को भी साथ लाया है, मगर ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तब अरशद के अम्मी ने भी डरते डरते सवाल किया, मगर तुम हो कौन और कहां से आए हो? तेरे बेटे को बताया तो है, हम शम्स हैं, हम जिन हैं। और रह गई बात कहां से आने की, तो आज तेरे बहू और बेटे जिस निकाह में शरीक होने गए थे उस दुल्हन पर मैं हावी था। हमें आज उस दुल्हन को छोड़ना था क्योंकि ये हमारा एक आमिल से किया हुआ वादा था और हम जिन्नात अपने वादे के सच्चे और पक्के होते हैं। बस
जब हम दुल्हन को छोड़ने ही वाले थे तो हमें अचानक ये नजर आ गई और अच्छी लगी, तो हम इसके साथ यहाँ आ गए। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उस जिन ने फिर से कहा, अभी अभी हमारा बुलावा आया है, हम जा रहे हैं, मगर याद रखना हम फिर दोबारा आएंगे और इस जिस्म पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। फैसा बाजी के मुंह से ये अल्फाज निकलने के साथ ही इन्हें जोरदार झटका लगा था और वो बिस्तर पर गिर पड़ी थी। और फिर जब वो उठी थी तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। वो बहुत नकाहत ज़्यादा आवाज में अपनी सास और शौहर से मुखातिब हुई थी, अम्मा आप यहाँ कैसे? और अरशद आप अब तक सोए नहीं? हाँ हाँ बेटी, ये भी सो जाएगा, पहले तो तुम सो जाओ। फैजा बाजी को सुलाने के फौरन बाद ही वो दोनों माँ बेटे इस कमरे से बाहर निकल आए थे। वो रात अरशद ने अपनी अम्मी के कमरे में ही गुजारी थी। इस रात के बाद से ये आसिबे सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। फैजा बाजी को अपने शौहर अरशद का वजूद कमरे में गवारा नहीं था। हालांकि वो जिनज़ादा शम्स इन लोगों को कोई ऐसी तकलीफ न देता था। वो बस अपने हाल में मस्त रहने लगी थी। घर के कामों और दूसरी जिम्मेदारियों से तो जैसे बिल्कुल वो फारिग हो गई थी। इन्होंने अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। हुलिया से बेहुलिया हो गई थी। हर वक्त गंदी हालत बनाकर घूमती रहती थी। हफ्तों नहाती नहीं थी, जिसकी वजह से इनके जिस्म से बू आने लगती थी। कपड़े भी नहीं बदलती थी। सास जबरदस्ती नहलाती थी और कपड़े बदलवाती थी। जबकि दूसरी तरफ वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। इनके सजे सफरे बालों से एक अजीब सी बू उठती रहती थी। वो तन्हाई में भी अक्सर जैसे किसी से बातें करती रहती थी। कहाँ वो हर वक्त तैयार खूबसूरत फैजा बाजी और कहाँ ये मैली गंदी हालत। फैजा बाजी खाने बैठती थी तो एक साथ 10-10 रोटियां खा जाती थी। इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अरशद का वजूद तो वो 1 मिनट के लिए अपने कमरे में बर्दाश्त न करती थी। इस दौरान फैजा बाजी की सास और मियाँ जी ने इनके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की थी। शुरू में तो उनको लगा कि फैजा बाजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए वो फैजा बाजी को मुल्क के हर बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए, मगर उनकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। आखिरकार वो थक हार कर आमिलों के चक्कर में पड़ गए। बहुत से मुख्तलिफ आमिल बुलाए गए, मगर कोई भी आमिल इस मखलूक के मुकाबले ठहर ना सका। कई आमिल अपने जान की बाजी भी हार गए। बहुत कोशिशों के बाद आखिर किसी ने लखनऊ के किसी आमिल का पता बताया था, तो अरशद फौरन ही लखनऊ जाकर उस आमिल को लाने के लिए रवाना हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद लखनऊ से इस आमिल को लेकर आ गए। इस आमिल ने मिट्टी के एक बड़ी सी हांडी मंगवाई थी और फिर एक हिसार खींचकर उसके अंदर अरशद और उसके अम्मी को बिठाकर कहा था, इस हिसार के बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद रहेंगे। इसके बाद जब आमिल ने अमल करना शुरू किया था तो फैजा बाजी एकदम से भड़क कर उठ खड़ी हुई थी। चला जाए यहाँ से, क्यों अपने मौत को दावत दे रहा है? मगर आमिल ने इसके बातों का कोई जवाब न दिया। वो मन ही मन कुछ पढ़ते चले गए। फैजा बाजी कभी रोती, कभी हंसती और कभी संगीन हालत बना देने की धमकियां देने लगती और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ये हालत देखते ही फैजा बाजी की सास उठकर हिसार से बाहर आ गई। फिर क्या था, फैजा बाजी ने एक झटके से आंख खुली और खड़ी हो गई। वो अपने सास की गर्दन पर चाकू रखकर आमिल से कहने लगी, अभी और इसी वक्त इस घर से दफा हो जा, वरना इस बुढ़िया को मैं अभी जान से मार डालूंगा। आमिल बाबा ने हिसार खींचने के बाद ही फैजा बाजी के सास और शौहर को ये बात समझा दी थी कि किसी भी सूरत में हिसार से बाहर नहीं आना।
ये शम्स की एक चाल थी। सास की जान को खतरे में देखकर आमिल उसी वक्त घर से निकल गया। अगले दिन मगरिब से पहले वो आमिल फिर से उनके घर पर आ गए और फिर से हिसार खींचकर फैजा पाजी की सास और शौहर को महफूज कर लिया और इस दफा काफी सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में आपको इस हिसार से नहीं निकलना है। आमिल ने अपना अमल शुरू किया। देखते ही देखते फैजा पाजी अपने कमरे से बाहर आई और भागते हुए आमिल के पास आई। तू आज फिर आ गया। कहा तो था अगर अपनी जान प्यारी है तो दोबारा यहाँ मत आना। आमिल बाबा इसके बाद का कोई जवाब ना देते हुए मसरूफे अमल रहे। इसके बाद फैजा बाजी कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी खुद को जख्मी कर लेती, लेकिन इस दफा उनके सास और शौहर हिसार से नहीं निकले थे। आमिल बाबा ने अपना अमल जारी रखा था। आखिरकार थक हार कर वो बेदम होकर गिर पड़ी थी। फैजा बाजी के बेहोश होने के बाद आमिल ने अपना अमल मुकम्मल करके हांडी का मुंह सख्ती से बंद करने के बाद उस हांडी को एक बक्से में बंद कर दिया था और फिर इस पर ताला लगा दिया था। इस ताला लगी हुई बक्से पर कुछ भरकर फूंकने के बाद चूल्हा जलवाकर वो बक्सा इसे चूल्हे पर रख दी थी। जरा देर बाद ही इस बक्से से असियतनाक चीखों पुकार बुलंद होने लगी थी और फिर बक्से के मुंह से ताजा ताजा खून बाहर आने लगा था। कुछ देर बाद बक्से से खून निकलना और आवाजें आनी बंद हो गई थी तो आमिल ने वो बक्सा अरशद को देकर कहा, इसे जाकर समुंदर में डाल दो। अब वो कभी इस बच्ची को परेशान नहीं करेगा, मगर बच्ची को भी समझा दो कि खुदा कभी कोई अच्छी चीज दे तो इसकी कदर करना चाहिए, इसको नुमाइश का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद फैजा बाजी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन एक अहम बात ये हुई थी कि उस हादसे के बाद फैजा बाजी कभी मां नहीं बन पाई। फैजा बाजी और उनके शौहर अरशद ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाए थे, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ था और फिर उसके बाद फैजा बाजी ने औलाद की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शायद उस मखलूक ने फैजा बाजी को माफ नहीं किया था और उसका मनहूस साया उनकी जिंदगी पर हमेशा रहा।